गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बच्चों हमने कल डिस्कस करा था व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, पॉइंट, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। पर मेरे को एक बहुत ही माइन्यूट सा इसमें कॉन्सेप्ट याद आया जो बच्चे मोस्टली उसमें एरर्स करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपके सामने एक फिगर है और इसमें बोला जाए कि लाइन सेगमेंट, लाइन या रेस का नाम लिखो, तो बच्चे इसमें कभी कभी गलती कर जाते हैं। तो मैं इसमें आपको सारे लाइन सेगमेंट, लाइन और रेस के नाम बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो लाइन की बात कर लेते हैं हम। जैसे सी डी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, एफ ई लाइन है, जी एच एक लाइन है, ठीक है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है कि लाइन को हम नाप नहीं सकते क्योंकि वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसमें दोनों तरफ एरो होता है, वो दोनों तरफ इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। जबकि लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और एनी पैरामीटर, ठीक है ना। तो अब हमको करना क्या है, इसमें से ये बताना है कौन लाइन सेगमेंट है और कौन लाइन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखा, ये C और ये D, ठीक है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड किए जा सकते हैं, तो ये हमारी लाइन है। नेक्स्ट A और B दोनों तरफ एक्सटेंड किए जा सकते हैं, ये भी लाइन है। F E भी लाइन है, G H भी लाइन है, ठीक। अब ये लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हुई, S पे। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हुई, R पे। तो ये जो हमारा SR है, ये जो हमारा SR है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। सपोज एक सीधी लाइन आई, उसपे दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो यहां पे जो पॉइंट मिला, और सिमिलर वे में एक लाइन ये थी, ठीक है, इसका नाम मैं A B लिख देता हूं और इसका नाम C D, ठीक है। ऐसे इसका नाम P Q और यहां पे जहां इसने इंटरसेक्ट किया C मान देते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की, जब एक पूरी लाइन, ठीक है, इसको अगर हम छोटा भी कर दे, एक पूरी लाइन ने इस पूरी लाइन ने जब A पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे जो A मिला है और ये यहाँ पे जो C मिला है, ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर ये बात करें, ये तो हमारी लाइन है AB, ठीक, पर अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं, ठीक है, और इसका नाम भी A, इसका नाम C, AC, और सिमिलर वे में यहां पर मैं एक लाइन बना दूं, इसका नाम B, और यहां ले लेते हैं कहीं D, तो ये AB अब लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। पहले ये AB लाइन था क्योंकि इसमें दोनों तरफ एरो थे, पर जैसे ही मैंने इसमें दो लाइनें इंटरसेक्ट करी, तो ये जो पॉइंट मिले हैं, इस पे ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, और इसको मेजर भी कर सकते हैं। इतनी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, पर इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये एरो है दोनों तरफ। तो अभी ये जो AB मिली है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है। तो आपके सामने कभी भी ऐसी फिगर आए जिसमें जब लाइंस जो है, सपोज C यहां होता, ठीक है, ये छोटी कर लेते हैं इसको हम, तो C और D ये एक लाइन है, जबकि C और R एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो इसने सी डी को कहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, C पे। तो C हमारा एक एंड पॉइंट मिल गया हमको, और R को किसने हम इंटरसेक्ट किया है, सी डी को जब जी एच ने R पे इंटरसेक्ट किया, तो R भी हमारा एक एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी लाइन सेगमेंट और लाइन आपको किसी भी फिगर में फाइंड आउट करनी हो या उनके नाम लिखने हो, तो आप ध्यान रखना कि जहां पे भी इंटरसेक्शन होता है, वहां से लेके दूसरे इंटरसेक्शन या दूसरे बीच में कोई पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। तो होपफुली अभी सबको ये समझ में आ गया हो, लाइन और लाइन सेगमेंट। बात करते हैं रे की। यहां से
इस पॉइंट से इधर की तरफ, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट है और इधर की तरफ ये एरो है, ठीक है, और यहां पर लिखा है हमारा डी, तो दूसरा एंड पॉइंट कोई भी नहीं है। तो एक एंड पॉइंट से अगर किसी भी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी हम जाते हैं, ये डिस्टेंस कवर करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रे। जैसे आर से हम डी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर एरो है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, तो ये आर डी हमारी क्या होगी, रे। सिमिलर वे में आर जी बी रे होगी, सी एफ बी रे होगी, आर सी रे नहीं होगी, पर आर सी हमारी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ भी एंड पॉइंट है और यहाँ भी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो सिमिलर वे में एपी, क्यूबी, पीई, आर एच, ये सारी हमारी क्या होगी, रेज होगी, ठीक। ऐसी क्यू जी भी हो सकती है, पी एफ भी हो सकती है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब हम इधर की तरफ निकले तो ये जी एक एरो पर है और ये आगे भी इंक्रीज हो सकता है, जबकि यहाँ पे ये क्यू एक एंड पॉइंट पर है, तो क्यू जी भी एक हमारी रे होगी। तो अब होपफुली सब बच्चे जो हैं लाइन सेगमेंट और रे को किसी भी फिगर में बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमने कल पढ़ लिया था ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो सारी पैरेलल लाइंस के पेयर हमने बताने थे, जैसे कि एल ए एल, ठीक है, बी एन ई पी, ये सारी की सारी क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। अब टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो एक दूसरे को काट रही हो, तो पेयर में बतानी है तो उसके नाम ले लेना, जैसे यहाँ पे ए ई और ए जी एक दूसरे को काट रहे, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा ए ई और ए एफ, दूसरा पेयर ये हो गया। ऐसे और भी हो सकते हैं, ए एफ ए जी, ठीक है। सिमिलरली इधर की तरफ हो सकता है हमारा एच ओ और एन पी, ठीक है, दूसरी साइड में। तो यहाँ पे हमारा टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो गया। नेक्स्ट वन सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं सारे कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है, तो ए इसको माना, इसको बी, इसको सी, तो ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कोलिनियर होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या होता है, सबसे पहले कॉन्ग्रेंट लाइंस, कॉन्ग्रेंट लाइंस, कॉन्ग्रेंट लाइंस क्या होती है, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इन लाइनों को हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तीन या तीन से ज्यादा, जैसे सी डी, ए बी, ई एफ, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सारी हमारी कहलाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे, उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। तो होपफुली अगले वाले फिफ्थ वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का नाम बताना, कॉन्करेंस का हमको। तो कॉन्करेंस फिगर में आप देख रहे होंगे ए पॉइंट पर ई ए, जी ए और एफ ए तीनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्करेंस। तो याद रखना, जब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको कहते हैं हम कॉन्करेंट लाइंस, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कॉन्करेंस पॉइंट, ठीक है। लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जे, तो उस लाइन का नाम बताओ जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जे है। तो एम पी और एच एल दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जे पे, तो एम पी और एच एल हमारी क्या हो जाएगी, लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जे है, ठीक है। तो इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब सेकंड वाला करते हैं, बी वाला। बी में बोला है नेम द ऑल एंगल्स, ठीक है, एंगल्स के नाम हमको बताने हैं। इनके नाम इसने दे रखे हैं, ई, ए, ओ, बी, सी और डी, ठीक है। तो हमें एंगल्स के नाम बताने हैं यहाँ पे।
ये हमारा ई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। जिस भी एंगल का हमको मेजरमेंट लेना है उसको हमेशा मिडल में रखते हैं। जैसे अगर हमको ये वाला एंगल 30 दिया होता तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ बी इक्वल्स टू 30 या बी ओ ए इक्वल्स टू 30। ठीक है, क्योंकि ओ पर एंगल दिया है तो ओ को हमको जो भी हम नेमिंग करेंगे उसके सेंटर में रखना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एंगल्स, और याद रखना एंगल्स कितने पॉइंट से मिलकर बनते हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट होते हैं या 2 आर्म्स अगर सिंगल पॉइंट से किसी भी एंगल पे या किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाई जाए तो उनके बीच में जो कवर होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ है, एक आर्म इधर या एक एरो इधर, एक एरो इधर। ठीक है, तो इन्होंने ये जो एंगल बनाया इसका नाम लिखेंगे हम ए ओ ई। ठीक, तो ए ओ ई। नेक्स्ट ए ओ बी। ठीक है, उसके बाद बी ओ सी, बी ओ सी, फिर सी ओ डी और फिर डी ओ ई। ये हो गया हमारा। और भी तो है, ए ओ सी भी तो एक एंगल ही है ना, क्योंकि ये भी एक आर्म थी ये भी, और ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स से इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ए ओ सी भी एक एंगल है। सिमिलरली बी ओ डी भी एंगल है। ठीक है, उसके बाद सी ओ ई भी एंगल है। ठीक है, और उसके बाद ई ओ बी भी एंगल है, या बी ओ ई कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, डी ओ ए भी एक एंगल है। ठीक, तो आई होप सारे नाम आ गए हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि डी ओ ए हो या ए ओ डी हो, दोनों एक ही चीज है तो उनको एक ही बार लिखना है। अगेन उसको रिपीट मत कर देना। डी ओ ए या ए ओ डी सिमिलर है। ठीक है, अगर डी ओ ए की वैल्यू 10 डिग्री है तो ए ओ डी की वैल्यू भी 10 डिग्री होगी। ठीक, तो अब इसको जितने भी इसमें नाम है सबको लिख लेना दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सी। इसमें बोला है नेम ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स के नाम बताने हैं हमको। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो इनमें एंगल्स के नाम बताने हैं हमको। सबसे पहले एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई। नेक्स्ट वाई, पहले एक ही पॉइंट से ले लेते हैं सारे एंगल, एक्स ओ वाई, एक्स ओ जेड। ठीक है, नेक्स्ट वाई ओ जेड। और भी कोई हो सकता है? आई थिंक और तो नहीं है कि कोई भी, क्योंकि हमने एक्स ओ वाई भी ले लिया, वाई ओ जेड भी ले लिया, मतलब ये एंगल भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं और ये पूरा भी ले चुके हैं। तो इसके अलावा तो इसमें कोई एंगल बनेगा नहीं। तो हमारे 3 एंगल आ गए, एक्स ओ वाई, एक्स ओ जेड और वाई ओ जेड। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग ए रूलर। तो स्केल की हेल्प से आपको ये लाइनें नापनी है और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब इसमें बोला इन द इंटीरियर ऑफ पी क्यू आर, तो हमको एक पी क्यू आर बना के दे दिया इसमें, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक एंगल बना के दे दिया है बोला। और हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो साइन है एंगल का, ये किस तरह बना हुआ है। अगर ये इस तरफ बना होगा तो ये इंटीरियर होगा, और इस तरफ बना है तो ये इंटीरियर है। ठीक है, ऐसे ही कल क्वेश्चन भी था जिसमें एंगल का साइन अपोजिट तरफ था, तो जिस भी तरफ वो एंगल का साइन होगा इंटीरियर वही वाला होगा। अगर मैं इधर की तरफ बना दूंगा तो ये पूरा इंटीरियर हो जाएगा और ये पूरा एक्सटीरियर हो जाएगा। तो अब इसने पूछा है हमसे इंटीरियर ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के अंदर की तरफ कौन है, मतलब यहाँ की तरफ। तो एम और सी ये दोनों क्या है इसके, इंटीरियर। एक्सटीरियर में आ गए क्या, जो इधर बाहर की तरफ है, डी जेड। ठीक है, और ऑन द पी क्यू आर, और पी क्यू आर पे जो जो है, जैसे ए, ये क्या है इसका एक्सटीरियर, सॉरी ऑन द पी क्यू आर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं यहाँ पे, बाहर की तरफ एक्सटीरियर, अंदर की तरफ इंटीरियर, और ऑन पी क्यू आर मतलब जो इसी पे बने हो, इन्हीं लाइनों पे बने हो, इन्हीं आर्म्स पे बने हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी।
अब क्वेश्चन नंबर सी में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइन और लाइन सेगमेंट, वो चीज आ गई है। इन द फॉलोइंग फिगर नेम ऑल लाइन्स, सबसे पहले आता है लाइन्स के नाम। तो हम स्टार्ट करते हैं, बी जी एक लाइन है, सी एच एक लाइन है, जे डी एक लाइन है और आई ई एक लाइन है। ठीक है, अगर हमसे पूछता हो लाइन सेगमेंट बताओ तो के एल एक लाइन सेगमेंट है, एल एन एक लाइन सेगमेंट है, के एन एक लाइन सेगमेंट है, एल ओ एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा नहीं है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, बस केवल लाइंस के नाम लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, रेज विद के एज द कॉमन पॉइंट, उन रेज के नाम बताओ जिसमें के कॉमन पॉइंट है। जैसे के से एक रेज आ रही है डी की तरफ तो के डी, के से एक जा रही है जे की तरफ तो के जे, एक जा रही है सी की तरफ के सी और एक एच की तरफ तो के एच। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेज। के एन रेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि के एन जो है वो इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे, है ना। आई ई और सी एच जो है एन पे एक दूसरे को काट रहे हैं तो एन हमारा एक एंड पॉइंट हो जाएगा। जहां भी दो लाइनें कटती हैं वो एक एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो के एन जो है वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, रे नहीं होगा। तो के एच एक रे है। ठीक है, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एन, तो उन लाइन सेगमेंट के नाम बताओ जो एन से जा रहे हैं। तो जैसे एन ओ है ना, एन ओ, और एक हो जाएगा एन के, तो एन ओ और एन के, ये दो हमारे लाइन सेगमेंट है जो एन से जा रहे हैं। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में आता है फिलिंग द ब्लैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं या फिलअप में ही आ जाएंगे। हमने कल स्टडी किया था एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब चीजें हमने स्टडी करी थी। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं। एक्यूट एंगल जो 0 से बड़े 90 से छोटे, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़े 180 से छोटे, स्ट्रेट एंगल जो 180 के, कंप्लीट एंगल जो 360 के, जीरो एंगल जो 0 डिग्री के। ठीक है, when two right angle are added they form, जब दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 ऐड करें तो कितना आएगा 180, और 180 का क्या होता है स्ट्रेट एंगल, तो यहां लिखेंगे दे फॉर्म ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, एक एंगल जिसका ग्रेटर देन राइट एंगल मतलब राइट एंगल से ज्यादा वैल्यू है, एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, मतलब 90 से ज्यादा 180 से छोटा, तो वो होता है ऑब्ट्यूस। ए डैश इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल लेस देन कंप्लीट एंगल, एक एंगल जो स्ट्रेट एंगल मतलब 180 से बड़ा और कंप्लीट एंगल मतलब 360 से छोटा, तो वो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, कभी आता है एग्जाम में ये भी, ए ओ बी। ठीक है, जैसे ए और बी की वैल्यू दे दी उसने 30, तो आपसे पता है क्या बोलेगा कि फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स बताओ, तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको बताने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 330। ठीक है, 360 माइनस 30 डिग्री, तो हमारा रिफ्लेक्स आ गया 330। तो एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स हो गया 330, तो आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ए डैश इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल, ये हो गया। When the sum of measure of two angle is that of right angle, each one of them is, अगर दो एंगलों का सम, कोई भी दो एंगलों का सम राइट एंगल के इक्वल आ जाए, मतलब 90 के इक्वल आ जाए, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, वो इसमें से ही बताना है जो ऊपर दिए हुए हैं, है ना। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पर अभी हमें जो बोला ना ऊपर, फिलिंग द ब्लैंक विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स और स्ट्रेट, तो इन्हीं के हिसाब से बताना है। तो जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों एंगल 90 से तो छोटे ही होंगे, तभी उनका सम 90 डिग्री आया, है ना। तो 90 से छोटे कुछ भी हो सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एक, या हमने 60 मान लिया एक, दूसरा मान लिया 30, तो 60 प्लस 30 90, और 60 और 30 क्या है हमारे एक्यूट एंगल है। तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, इज एन एक्यूट एंगल। वैसे चलो उसको बाद में करेंगे। When one of the angle which is less than right angle is added to right angle is formed, एक एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो, तो राइट एंगल से छोटा हमने 30 ले लिया, ये 40 ले लिया,
तो इसको जब राइट एंगल में मतलब 90 में ऐड किया जाता है तो क्या आता है, तो जो भी आता है वो 90 से बड़ा आता है, और 90 से बड़ा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, जब किसी 90 से छोटे एंगल को 90 में ऐड किया जाए तो जो एंगल आता है वो हमको बताना है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल आता है। ठीक है, अब हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, तो ये जो इसमें फिगर दे रखी है इनके लाइन सेगमेंट बताना है, जैसे AF F B A B C B C E E D C D A D, तो ये हमारे सारे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस एक्सरसाइज 4.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में और उनके पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको बाय फिगर समझाता हूं। जैसे हमने एनालॉग क्लॉक बना ली है पहले 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो ये हमारी क्लॉक है, इसको मैं 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूं। तो ईच सेक्शन कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये हमारी क्लॉक को हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर दे तो ईच सेक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैंने बोला 4 सेक्शन, ठीक, और बोला ईच सेक्शन 90 डिग्री का, तो 4 सेक्शन मिला के टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री, है ना। वैसे भी हमको पता है एक क्लॉक जो है कंप्लीट एंगल बनाती है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करे दोबारा घूम के इधर ही आ जाए तो ये कंप्लीट एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया तो हर एक सेक्शन इक्वल होगा, तो ये 90, 90, 90, 180, 270 और 360, तो हर एक सेक्शन कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूं कि आप 3/4 इस पे कवर किया आपने, आपकी घड़ी ने 3/4 कवर किया, तो उसने कितना डिग्री कवर किया एक्चुअल में, तो एक होता है 90 डिग्री के, यहाँ पे कितना कवर कर लिया इसने, 3, तो 3 हो जाएगा कितना, 270 डिग्री, है ना। एक होता है 90 डिग्री, कवर इसने कर लिया कितना, 3, तो वो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 360 और 3/4 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 90, और 90 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, है ना। टोटल एंगल कितना होता है इसके, टोटल एंगल 360 होता है, और एक सेक्शन हमने 90 का बना दिया। अब ये एक सेक्शन 90 का कैसे बना, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। और अगर बात करते हैं 2 सेक्शन की, तो वो कितना होगा। ठीक है, देखो मैंने ये 90 क्यों लिया, मैं इसको समझाता हूं आपको। 12 जो है वो एक पूरा 360 का एंगल कवर करता है ना। पूरे 12 घंटे जो होते हैं, यहां से चलोगे आप दोबारा इधर ही आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप जब 12 घंटे कवर करोगे तो कितना एंगल कवर कर लोगे, 360। तो 1 घंटा कितने के इक्वल हो गया, 360/4, तो 1 घंटे में मतलब आपने कितना एंगल कवर किया, 30 डिग्री, है ना। 1 घंटे में आपने कितना एंगल कवर किया, 30 डिग्री। तो यहां से आता है 1 घंटा 30, 2 घंटा 30, 3 घंटे 30, तो 30 + 30 + 30, तो कितना हो गया, 90। अगर आप यहां से लेके यहां तक की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 30 60 डिग्री, है ना। सपोज आपसे कोई पूछता है कि आपकी आर वाली जो सुई है वो 12 पे थी, एग्जैक्ट 12 पे थी, अभी वो एग्जैक्ट 2 पे आ गई है, तो आपने कितना एंगल कवर कर लिया, तो 30 + 30 60 डिग्री एंगल कवर कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको सेक्शन में डिवाइड किया है, इसलिए हर एक सेक्शन 90 डिग्री का है। तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। इसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 8 क्लॉक। ठीक है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक
एट 8 o'clock, जब 8 o'clock घड़ी में एग्जैक्ट 8 o'clock बजते हैं तो जो घड़ी की सुइयां होती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो जब 8 o'clock बजेगा तो छोटी वाली सुई तो इधर होगी और बड़ी वाली सुई इधर होगी, यही होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको हर एक नंबर के बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो 30 30 60, 60 30 90 और 90 30 120 डिग्री। ठीक है, हर 5 मिनट में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, या हर 1 आवर में जो एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री, 60, 90 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 4:30 हो रहे हो तो जब 4:30 होगा तो कितना बनेगा, तो 4:30 होगा तो छोटी वाली सुई इधर मिडल में होगी, है ना, 4 और 5 के, और जो बड़ी वाली सुई होगी वो एग्जैक्ट किस पे होगी, 6 पर होगी, तभी हमारा 4:30 होगा। तो बहुत सिंपल है, ये पूरा कितना होता है 30, अभी ये मिडिल में है तो ये कितना बच गया 15, है ना, 15 डिग्री ये बच गया और 30 डिग्री ये हो गया हमारा, तो 15 और 30 45 डिग्री। ठीक है, 4 और जब 4:30 होता है तो ये जो छोटी वाली सुई होती है 4 और 5 के बिल्कुल मिडिल में होती है और बड़ी वाली सुई बिल्कुल 6 पे होगी। तो मिडिल में है, पूरा 30 है तो मिडिल में हो गया तो 15 हो गया, तो 15 इधर और 30 ये, तो 15 और 30 45। एक और आपको एक इसमें चीज समझाते हैं कि 5 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री के इक्वल हो गया, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितने डिग्री हो जाएगा, 30/6 दैट इज 5 डिग्री, सॉरी 30/5 दैट इज 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो गया, 6 डिग्री। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे, यहां बिल्कुल मिडिल में थी, चलो डायरेक्टली मत करो, आप ऐसे ही करो, ठीक है, ये ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 1। चलो अब इसको करते हैं। अभी जो मैंने लिखा था ना 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, तो इसको याद रखना, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, इन्हें एनालॉग क्लॉक 12 मिनट रिप्रेजेंट हाउ मच डिग्री, तो 12 मिनट रिप्रेजेंट 12 into 6 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, where will the R end of a clock stop if it start at 1? 1 पे R end था, ठीक है, R मतलब हमारा घंटे वाली जो सुई थी वो 1 पे थी। अभी इसने बोला है ये 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर करती है, तो 1/4, तो एक रेवोल्यूशन कितने के इक्वल होता है, 90 के, तो 1/4 मतलब इसने 90 कवर किया, तो 1 2 3, है ना, 30 30 30 90, तो ये किस पर आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। तो इसने ये पूछा है वेयर विल द आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, तो ये इट स्टॉप एट 4। ठीक है, 1/4 है ना, तो 1/4 मतलब पूरा 360 का 1/4, तो 360 का 1/4 मतलब 90, तो उसको 90 चलाना है हमको, तो 30 30 30 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर है और 3/4 घूमती है, तो 3/4 कर देते हैं इसका, 3/4 तो 4 से ये बेटा 90 बार में और 3 से 90 का 270, तो 3/4 घूम रही है। ठीक है, तो 90 ये हो गया, किस पर है ये, 6 पर, 6 पर। ठीक है, तो 90 ये 180 तो इधर हो गया, 90 ये कितना हो गया, ये आ जाएगी 3 पर, है ना, ये 6 पे थी, 270 घूमी, तो 180 और 180 में फिर 90 ऐड कर देंगे तो 270,
तो ये किस पे आ जाएगी 3 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करना है खुद से, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द आर्म एंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 10। तो कितने राइट एंगल बनाएगी एक घड़ी की आर वाली सुई अगर वो 1 से 10 पे आ जाए, मतलब 1 पे थी और अभी आ गई है 10 पे, तो वो कितने राइट एंगल कवर करेगी। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। 30 30 30 एक राइट एंगल, 30 30 30, ये सीधा आप इसको 30 30 30 30 30 30 30 30 30 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 बार उसने 30 घुमा, तो कितने राइट एंगल कवर किए उसने, 3 राइट एंगल कवर किए, है ना। या फिर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा 3 3 काउंट कर लो, 1 2 3 एक राइट एंगल, 1 2 3, है ना, 2 राइट एंगल, मतलब 1 2 3 2 राइट एंगल, 1 2 3 3 राइट एंगल। आपको अगर ऐसे समझ नहीं आया तो सीधा काउंट कर लो 3 3 बार, क्योंकि आपको पता है 3 मिलकर एक राइट एंगल बना लेते हैं, 30 30 30 राइट एंगल। तो 1 2 3 एक राइट एंगल, 1 2 3 2 राइट एंगल, 1 2 3 राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल बनाएगी वो, 3 राइट एंगल। अभी 9 से 3 पे आ गई तो कितने राइट एंगल, 1 2 3 एक, 1 2 3 तो। ठीक है, तो इस टाइप से आप काउंट करके सबके आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है मार्क 2 पॉइंट ऑन ए शीट, एक शीट पे 2 पॉइंट बनाने होंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू बोथ दिस पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली कितनी लाइंस हम बना सकते हैं, एक ही बनेगी, है ना। एक ही लाइन तो बनेगी जो दोनों से गुजरेगी। अगर मैंने इधर को कर दिया तो ये इससे तो गुजर रही है पर उससे नहीं गुजर रही, तो वी कैन मेक ओनली 1 लाइन। ठीक है, वी कैन मेक ओनली 1 लाइन विच पासेस थ्रू बोथ द पॉइंट्स। नेक्स्ट, द फिगर दैट डू नॉट स्टार्ट एट एंड एट द सेम पॉइंट आर क्लोज्ड फिगर। एक फिगर जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग हो, मतलब एक फिगर जो स्टार्ट तो इस पॉइंट से हो रही है पर एंड नहीं और हो रही है, तो क्या वो क्लोज फिगर है, नहीं। तो आंसर नो लिख देंगे, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.5 पर हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। थैंक यू।